दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन सर। आज रिसेंट आधुनिक भारत का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल को देखेंगे। गवर्नर जनरल का ये पार्ट 2 होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डोलॉजी के पहले तक देखेंगे, सेकेंड पार्ट में डोलॉजी से लेकर आपको श्री राजगोपालाचारी तक देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। और ये जो है बच्चों के लिए याद करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है आपको आधुनिक भारत का। यहाँ पे हम सिर्फ रिसेंट में जो फैक्ट दिए गए हैं उसी को हम देखेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर, ठीक है, भारतीय गवर्नर में सबसे पहले जो अंग्रेजों का आधिपत्य था वो बंगाल के क्षेत्र में था। तो बंगाल के क्षेत्र पे उनकी मुख्य भूमिका थी। वैसे उनका मद्रास और मराठा के क्षेत्र में भी युद्ध चल रहा था, लेकिन बंगाल पे आपको 1764 के बाद में आपको इस क्षेत्र में कब्जा हो गया सैन्य रूप से, राजस्व के रूप से। यहाँ अन्य गतिविधियाँ उनकी शुरू हो गई। तो यहाँ पे उनका गवर्नर को नियुक्त किया गया जाने लगा। तो जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ था, 1757 से 60 तक आपको रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया गया। फिर बक्सर के युद्ध में 60 से आपको 65-64 के बीच में, 65 के बीच में दूसरा कोई आया है, ठीक। फिर 65 से 67 यहीं रहे। तो 2 बार इनका नियुक्ति हुआ था। इन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्य जो काम किए उनको हम लोग देखते हैं क्या क्या किए। तो फर्स्ट है, इन्होंने बंगाल में क्या किया, दया शासन की स्थापना किया। 1764 का जो बक्सर के युद्ध हुआ उसके समाप्ति के बाद 65 में आपको इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो थी वो आपको अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और दूसरी संधि जो थी वो आपको दिल्ली के राजा जो थे मुगल वंश के शाह आलम द्वितीय, उनके बीच संधि हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, बंगाल का जो क्षेत्र था शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग सैन्य, मुद्रा और राजस्व की वसूली कर सकते हैं। केवल नवाब के हाथ में जो होगा वो क्या होगा, आपको शासन का अंग होगा। इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन का स्थापना किया गया। कहाँ पे, बंगाल में, ठीक। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किया जिसके तहत राजस्व वसूली, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी, सिर्फ शासन, ठीक है, बाकी पैसा वैसे सब उनके हाथ में रहेगा। तो क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दया शासन की स्थापना की। इस बात को आप लोग इतना याद रखिएगा जरूर, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में दया शासन की स्थापना किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या किया था, दया शासन की स्थापना किया था, ठीक। बस उतना ही याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रॉबर्ट क्लाइव, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया, ठीक है। अब मुगल वंश जो थे, शाह आलम द्वितीय मुगल वंश के जो शासक थे, उनको भी कंपनी का अधीन कर लिया। बाद में क्या हुआ, 1771 में मराठों ने इन्हें मुक्त किया, फिर से दिल्ली का राजा बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 65 की इलाहाबाद संधि के अधीन क्या किया गया, कंपनी के संरक्षण में रख लिया गया किनको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको ये दिया है जो तीसरा लाइन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, फिर भी अगर आपको और सब फैक्ट याद है तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको पूछे जाने की संभावना बहुत बहुत कम है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय बिहार के लिए, और बंगाल के लिए आपको मोहम्मद राजा खां, ठीक। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आप लोग अपना याद कर सकते हैं। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जब 65 से 67 दूसरा बार गवर्नर जनरल बने, उसके बाद कुछ और गवर्नर जनरल बने हैं जिनके कार्यकाल में कुछ उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं, फिर याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मर्जी रटना चाहे तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन कोई बात ज़रूरत नहीं है, जो पूछेगा वो बता दे, हम उतना बता देंगे। बड़े लास्ट 1767 से 69-96
ठीक है, कार्यकाल इनका रहा। उसके बाद कर्टियस है, कर्टियस जो है 69 से 72 तक है। कर्टियस के काल में ही बंगाल में क्या हुआ, अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा 1770 ईस्वी में जो बंगाल का भयानक अकाल पड़ा, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको कर्टियस थे। इतना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफिकल्ट बना के बस। ठीक है, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स जो हैं, वारन हेस्टिंग्स जो हैं, ठीक, इनका कार्यकाल आपको शुरुआत में रहा 72 से 74, क्या, बंगाल के गवर्नर के जनरल के रूप में। बाद में क्या हुआ, पूरे भारतीय क्षेत्र के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम बार इनका नियुक्ति किया गया। वहीं थे तो उनको नियुक्ति कर दिया गया। ठीक है, तब बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम गवर्नर कौन रहे, तो वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब बंगाल के अधीन जो क्षेत्र जितना भी ब्रिटिश अधीन के क्षेत्र था, उसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल। इनके अधीन क्या किया, मद्रास और महाराष्ट्र के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। ठीक, चलिए अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जिनका कार्यकाल कितना रहा, 5 साल तक। ठीक है, दोबारा भी नियुक्त किया जाता था। देखते हैं 10 साल भी तो कुछ रहे लोग, कुछ तो 5 साल के अधीन चले गए। बंगाल और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर देगा। ठीक, तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत, ठीक है, तो उनके अधीन क्या किया, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, वारन हेस्टिंग्स। और बंगाल के अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। और बंगाल के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हुए। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स जो थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि शुरुआत में किस रूप में आए थे, तो एक क्लर्क के रूप में आए थे। बाद में ये अपने कार्यकुशलता से गवर्नर बने। तो इतना याद रखिएगा, कब आए उसका कोई मतलब नहीं। वारन हेस्टिंग्स कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आए थे भारत। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग्स आपको कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल प्रथम बार बने हैं, जिसमें बंगाल, मद्रास और मुंबई के क्षेत्र शामिल है। इनका कुछ मुख्य काम देखते हैं। तो ये आपको कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए प्रथम, कार्यकाल 74 से 85, मतलब 72 से 85 तक रहे। 2 साल आपको बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए, और उसके बाद में आपको कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। ठीक, तो इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, याद रखना है तो कर सकते हैं। ठीक है, इस 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी, दीवानी जो होते हैं, दीवानी अदालत जो होते हैं, वो आपको पारिवारिक मामला सुनता है, जैसे भूमि विवाद हुआ, उत्तराधिकारी कानून हुआ, इस सब को देख रेख करता है, दहेज प्रथा हुआ, ये सब। और फौजदारी होता है, आपराधिक मामला देखे जाते हैं। ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया गया, चाहे भूमि विवाद ही हो, उसके अधीन अगर मर्डर कर दिया गया हो तो फौजदारी में आएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना किया। आज भी रहते हैं प्रत्येक जिले में। चलिए अब आगे का लाइन जो हम पढ़ेंगे, पढ़ दे रहे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नजीम द्वारा नियुक्ति दरोगा अदालत के देखते करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होते थे। जिला फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य को देखभाल करता था। कोई इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा लोग कि वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में, डेट नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की, बस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आते हैं लोग, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत की और एक सदर फौजदारी अदालत की व्यवस्था स्थापना की गई। कोई आवश्यकता नहीं है इस लाइन का, पढ़ने के लिए पढ़ दें, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदार
फौजदारी अदालत में नाई निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों के सलाह से न्याय करते थे। जिले के दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू बात, ठीक है। पीसीएस और उसके नीचे के एग्जाम के लिए ये सब फालतू चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, इसको नहीं याद रखिएगा, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लोग, ये हम नहीं करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस करता है, आप लोग को मजाक लगता होगा, याद कीजिएगा ना, क्वेश्चन कहियो याद नहीं होगा, ठीक है, कहियो याद नहीं होगा। और ये सब फालतू चीज़ें याद कीजिएगा, माथा में कचरा भर जाएगा, याद नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं 95% क्वेश्चन एवोल्यूशन से पूछे जाते हैं, तो वहीं से पूछे जाएंगे। चलिए, अब ये उनके लिए वीडियो विशेष कर लाभदायक है जो लुसेंट को कैसे पढ़ते हैं पता ही नहीं, आँख मुन के रटे जा रहे हैं, गधा की तरह मेहनत किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। पूरा लुसेंट आप एक एक लाइन रट के क्या कीजिएगा, अरे जो पूछे जाते हैं उसको याद कीजिए ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट आते हैं। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किए जाते थे, ठीक है, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपको। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन लाया गया था, उसको 1772 ईस्वी में आपको वारन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इतना लाइन याद रखिए बस, 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसको लाया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से भी हटा दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। इस लाइन में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम बताएं कि 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। किया कौन, वारन हेस्टिंग्स ने। इसे लागू 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुनीम बेगम को उसकी सुरक्षा की नियुक्ति किया। 1775 में मुनीम बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्ति किया गया। कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू चीज़ें, ठीक है, कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएगी, पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। चलिए, इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम स्थापना की, मदरसे की स्थापना की। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है कि 1781 ईस्वी में कलकत्ता में जो था प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया मुस्लिम शिक्षा के लिए। 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए किया गया था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट जो है आपको इसी के समय, मतलब आपको 85 तक आज का रहा, तो 82 में जोनाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। मोस्ट VVI, जितना VVI कर लीजिए, 1782 ईस्वी में जोनाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया। मोस्ट जितना मोस्ट VVI कर लीजिए उतना लाइन VVI है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विलियम विल्किंस का नाम है, को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था, ठीक है। कहने का मतलब है, इसमें पूछेगा क्वेश्चन क्या, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो विलियम विल्किंस ने किए थे, ठीक है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो विलियम विल्किंस किए थे। इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस। 2012-13 के आपको लगभग 50 की 1 करोड़ का क्वेश्चन था KBC में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे, ठीक है। चलिए, इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मोस्ट सब एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, ठीक है ना। ये मोस्ट VVI लाइन है, ये लाइन तीनों VVI हो गए। जोनाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1781 में मदरसा की स्थापना किया गया मुस्लिम शिक्षा के लिए, प्रथम मदरसा कलकत्ता में,
ठीक है। और सर विलियम जोन्स ने आपको 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मोस्ट BBI। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? विलियम विल्किंस मोस्ट BBI। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाला लाइन जो है, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। कोई आवश्यकता नहीं है इसका क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है कि इसने किसको कितना रुपया की वार्षिक पेंशन मिल रही थी उसको बंद कर दिया था। इसका कोई आवश्यकता नहीं है इस लाइन का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने किया था। मोस्ट BBI लाइन है, मोस्ट BBI लाइन। ठीक है कि 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया था? तो जेम्स ऑगस्टा हिक्की ने किया था। ठीक है। चलिए इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 73 के तहत इनको क्या किया गया था? कंपनी के अधीन स्थित भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो प्रथम व्यक्ति थे। और फिर क्या किया गया? बोला गया कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इसी को रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करते हुए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, जिसमें अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता उसके बाहर के क्षेत्र का मुकदमा भी सुना जाता था। जब दोनों पक्ष, कलकत्ता के बाहर का भी मुकदमा सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो, तो नहीं तो कलकत्ता के क्षेत्र का मुकदमा सुना जाता था। ठीक, इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होते थे और इसका मुख्य न्यायाधीश, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1774 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्या लाइन पूछे जाने की संभावना है? इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलियाज इम्पे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलियाज इम्पे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। कोई इस्तीफा देना पड़ा चाहे नहीं पड़ा उसका मतलब नहीं है। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, प्रथम उच्चतम न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, उसका मुख्य न्यायाधीश इलियाज इम्पे, बस। ठीक है। और इस मुकदमा में क्या हुआ था? क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बहुत कम संभावना है, कि बंगाली ब्राह्मण जो थे नंद कुमार, उन्हें हेस्टिंग्स ने झूठा आरोप लगा के न्यायालय के द्वारा क्या किया था? फांसी की सजा दिला दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट जितने इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी बोलते हैं उसको हाईलाइट करके याद कर जाइएगा। टाइम मिले और फालतू बात याद करती जाइएगा। केवल हम लोग को इतिहास नहीं ना पढ़ना है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो एक बोझा दिमाग में भूसा भर लीजिएगा लोग, तो वो सब कैसे याद होगा? इसीलिए जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से याद कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, हमको 100 में 100 नंबर नहीं चाहिए, हमको 100 में 90, 85, 80, 70, 72, 65 इतना ही नंबर चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। कुछ पीछे हम बता दिए हैं और यहाँ पे इनके कार्यकाल में काम हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी लुसेंट के द्वारा डाल दिया गया है। तो इसको एक बार देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 75 से 82 सलाबाई के संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। ठीक है, 82 में सलाबाई की संधि हुई थी, उसके द्वारा ये मराठा के युद्ध खत्म हो गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कर्म में हुआ था, 80 से 84। प्रथम जो थे वो 67 से 69 के बीच में, एक आजकल इनका नहीं रहा था, 72 में आए थे। ठीक, लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, अभी बताया थोड़ा देर पहले, सलाबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ था, मोस्ट में भी है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगोल की संधि के द्वारा, मंगलोर की संधि के द्वारा खत्म हुआ था 84 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको मैसूर की संधि के द्वारा खत्म हुआ था, दोनों में टीपू सुल्तान थे। द्वितीय युद्ध के बीच में मर गए थे और टीपू सुल्तान के द्वारा इसका संधि किया गया था। ठीक है, यहीं पे भी भिन्न करा देते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उसका संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान जो थे आपको युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम में ही मारे गए थे। ठीक है, यहीं पे आपको टीपू सुल्तान के द्वारा स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की गई थी, याद रखिएगा। चलिए, पीट इंडिया एक्ट, ये मोस्ट BBI है, कब आया था? आपको 1784 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। वारन हेस्टिंगस के समय ही पारित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ये अपना इस्तीफा देके चले जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रयान की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था। कोई इम्पोर्टेंट, कभी बहुत ना के बराबर चाहे ना ही पूछे जाते हैं इस सब टाइप का क्वेश्चन, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट इंडिया एक्ट जो थे 1784 के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स 85 में इंग्लैंड पहुंचे, डेट की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट इंडिया एक्ट के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स आपको इंग्लैंड पहुंचे तो बर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लाया गया, जिसे बाद में आरोप मुक्त कर दिया गया। इतना लाइन याद रखिएगा, ठीक है, डेट की आवश्यकता कोई नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नोट में जो दिया उसको पढ़ते हैं। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी की स्थापना की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी, इसमें क्या किया जाता था, देखिए इसको समझते हैं। एक जो होता था बीच में अंग्रेजी क्षेत्र हो गया, आरी से कोशिश किया जाता था कि भारतीय रियासत हो, ठीक है, ताकि आपको इस जो बीच में अंग्रेजी क्षेत्र है उसको सुरक्षा मिल सके। यही है रिंग फेंस पॉलिसी। यहाँ बीच में कोई विरोधी राष्ट्र है, उसके आरी से कोशिश किया जाता था कि अपना दोस्त मित्र राष्ट्र स्थापित कर दिया जाए, इसको चारों से घेर लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यही है रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो हुए, आपको अस्थायी नियुक्ति किया गया, आपको जॉन मैकफर्सन, ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, आपको इनका कार्यकाल हुआ, जॉन मैकफर्सन के बाद में गवर्नर जनरल बने हैं, और इनका कार्यकाल जो था, इनका कार्यकाल रहा आपको 1786 से लेके 93 तक, और दूसरी बार जो है आपको 5 में आए, लेकिन 5 में आते ही मर गए। तो ये भी आपको 2 बार आए हैं गवर्नर जनरल के रूप में, एक आपको 1786 से लेकर 93 तक रहे, और 5 में जब फिर इनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो इनका देहांत हो गया यहीं पे, और गाजियाबाद में इनको क्या किया गया, दफना दिया गया। कहाँ पे, तो गाजियाबाद यूपी में। तो ये आपको एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनका जो आपको क्या कहते हैं, उनको 100 को दफनाया गया था भारतीय क्षेत्र में, जिनका आपको क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे दफनाया गया था उस क्षेत्र मिलता है आपको गाजियाबाद में ही दफनाया गया था, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कॉर्नवालिस के अधीन कार्यकाल कौन कौन किए गए थे। तो देखिए इन्होंने जिले के समस्त अधिकार किसको दे दिया गया, कलेक्टर को दिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट। आगे हम लोग देखते हैं, जो वारन हेस्टिंग्स ने 2 अदालत फौजदारी और दीवानी की स्थापना किया था, उसको समाप्त करके 4 भ्रमणशील अदालत बनाए, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। 4 बनाए भ्रमणशील न्यायालय, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, याद रखिएगा बस, ठीक। चलिए कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। मोस्ट बेबी है, कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। मोस्ट बेबी है, जिसमें शासन का पृथ्वीकरण, मतलब शासन का एक व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रण से बचाने के लिए उसका पृथ्वीकरण किया, विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में दिया था, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखिएगा, इनके कार्यकाल में समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड लाए जिसमें शक्ति और पृथ्वीकरण की बात की गई थी, और आपको फौजदारी अदालतों के स्थान पर, दीवानी और फौजदारी अदालतों के स्थान पर भ्रमणशील अदालत की स्थापना की है 4, जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में, बस। चलिए आगे आते हैं, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को
इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कोई इम्पोर्टेंट इसका नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इसने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा की स्थापना किया। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, भारतीयों के लिए सेना में सुबेदार जमींदार, देखिए अंग्रेज जो थे शुरुआत में क्या अंत तक भी लगभग में आपको 1800 से 1900 के बीच में, उसके पहले भी, बाद में थोड़ा उदार हुए हैं लोग, किसी भी भारतीय को ऊंचे पद नहीं दिया जाता था। उच्चतम जो पद होता था वो डिप्टी कलेक्टर का पद होता था, अमीन या डिप्टी कलेक्टर, बस, ठीक है। आज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं, ठीक। चलिए अगली का जो लाइन होगा वो मस्ट बीबीआई होगा। क्या लाइन है आगे वाला देखते हैं। तो इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, मस्ट बीबीआई, जिसके तहत जमींदार को भू राजस्व का अधिकार दिया गया, जिसमें आपको 90% जो लगान की थी वो आपको किसको देना था, कंपनी को दे देना था, और 10% जमींदार भी रख लेते थे, ठीक है। और इस योजना के तहत कहा गया कि जमींदार लगान का दर तय कर लेंगे, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। इस योजना के तहत क्या किया गया कि जमींदार अपना लगान का दर तय कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जमींदार को आय प्राप्ति होगी 10%, 100 रुपये रखेंगे 10 रुपया, 200 रखेंगे तो 20 रुपया, तो अधिक से अधिक लगान रखेंगे, अंग्रेजों को भी फायदा हो जाएगा। 200 रखेंगे तो 180 रुपये मिलेगा, और 100 रखेंगे तो 90 रखेंगे। तो जमींदार अपने स्वार्थ के लिए लगान की दर इसमें बढ़ा के किसानों का शोषण करते थे, ठीक है। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था, बहुत मस्ट भी, जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। कौन बनाया था, तो जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में इसे लागू की थी, ठीक है। इस क्षेत्र को इसने आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। देखिए, बनारस में महलवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी, महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी, याद रखिएगा, ठीक है। बनारस में आपको महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, और आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला, सब जिला में नहीं, कुछ जिलों में आपको ये व्यवस्था लागू थी, ठीक। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो आपको लागू था कर्नाटक के क्षेत्र में, याद रखिएगा, ठीक। और सबसे अधिक क्षेत्र पे कौन व्यवस्था लागू था, तो रैयतवाड़ी, 51% क्षेत्र में, ठीक। और 19% क्षेत्र में आपको कौन व्यवस्था लागू था, तो जमींदारी, और बाकी क्षेत्र में महलवाड़ी, याद रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे आया है तो हम तीनों व्यवस्था को समझा देते हैं, लुसेंट पे दिया भी है आगे। देखिए, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार लगान वसूलते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से डायरेक्ट कंपनी लगाना वसूलती थी, लगान का दर निर्धारित कर देती थी और किसानों से पहुँचा देती थी। महलवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, एक ग्राम को, बनारस के क्षेत्र में ग्राम को महल कहा जाता था। तो इसके अधीन होता था क्या कि एक गाँव के एक आदमी को निश्चित कर दिया जाएगा, सभी गांव के लोग वहाँ पे आके अपना लगान जमा कर देंगे, और उसके बाद अंग्रेज आके लेके चल जाएंगे। मतलब गांव के आधार पे लगान का वसूली किया जाता था, उसमें महलवाड़ी हो गया, ठीक है। तो जमींदारी में जमींदार वसूलते थे, रैयतवाड़ी में किसान से डायरेक्ट कर वसूला जाता था, और महलवाड़ी व्यवस्था में आपको गाँव से लगान वसूला जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मस्ट भी है लाइन है। कर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का क्या कहा जाता था, जनक कहा जाता था। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था, मस्ट भी है, ठीक है। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। तो जो लाइन हम इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं उसको आप लोग याद जरूर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, सौर जॉन शोर, ये आपको 93 से 98 तक आए हैं। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति लागू की थी। क्या लागू की, हस्तक्षेप की नीति लागू की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे, सौर जॉन शोर। इसमें रिसेंट में आगे दिया होगा, ये हम यहाँ बता देते हैं कि बंगाल के शेर इन्होंने अपने आप को कहा, जॉन शेर। आगे आते हैं 98 से 5 तक आपको रहे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इनका प्रसिद्ध कार्यकाल रहा। चलिए,
आगे हम लोग जो क्वेश्चन होगा पार्ट 2 में हम लाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको आधा घंटा का वीडियो हो गया। आधा घंटा का वीडियो बहुत होता है, मेरा ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, याद नहीं करने का मन करेगा। अब इसको क्या कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, और 3 बार देखने के बाद में लुसेंट में उसको हाईलाइट कर लीजिए, 1 बार वहाँ पढ़ लीजिएगा, कसम से कहते हैं याद हो जाएगा। और रिवीजन जैसा मन करे किताब खोल के कीजिए, वीडियो देख के कीजिए, दोनों बात बराबर। दुगुना करके वीडियो देखिएगा, 15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। किताब से भी उतने देर में कर सकते हैं। जो हम बता रहे हैं उतने याद कीजिएगा, ऐसे सब हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा काम क्या है, हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको लुसेंट पढ़ने में आसानी हो, जल्दी से याद हो, ठीक है, कम मेहनत करना पड़े। और क्वेश्चन जो है हम अधिक से अधिक अटेम्प्ट भी करें। भूसा भर के जाएंगे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन केवल मलाई खा के जाएंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। ये हम नहीं बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक हम वीडियो को हम रुकते हैं, और फिर हम कल मिलेंगे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को बता के ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।